अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी बायोकेमिस्ट्री क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स। इस लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स का सिर्फ ओवरव्यू देखने वाले हैं और कमिंग लेक्चर्स में हम इनको इन डिटेल देखेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को डिफ़ाइन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है और इनकी रेशो जो है इसमें कार्बन के अलावा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनकी रेशो सेम होती है एज इन वाटर, और अलग से कार्बन नंबर्स होते हैं। और इनमें अगर तीनों की रेशो की बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 1:2:1 होती है और दीज आर बेसिकली हाइड्रेटेड कार्बन्स होते हैं और इनका एम्पिरिकल फार्मूला CnH2O(n) होता है, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ एटम्स। जैसे ग्लूकोज की एग्जांपल है, ग्लूकोज का फार्मूला हमारे पास आता है C6H12O6, या अगर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो CH2O6। कार्बोहाइड्रेट्स का ओरिजिन क्या है, ये आते कहाँ से हैं, बनते कहाँ से हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बेसिकली प्लांट्स से बनते हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट को और एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को और सॉइल से वाटर को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन और शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि सोलर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया और प्रोडक्ट्स क्या आई हैं हमारे पास, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के 3 मेजर फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो ये एनर्जी सोर्स है। हमारी बॉडी में जो एनर्जी हमें चाहिए होती है, जो ATP हमारी एनर्जी होती है, उसमें मेजर जो कंपोनेंट होता है वो शुगर होता है। इसके अलावा स्टोरेज फॉर्म, हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो ग्लूकोज होता है हमारा, वो हमारे लिवर और मसल्स में एज ग्लाइकोजन स्टोर होता है। और स्ट्रक्चरल फॉर्म, हमारी बॉडी के बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, वो कार्बोहाइड्रेट्स से बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स जो है जिनको हम सैकराइड्स भी कहते हैं, इनकी 4 मेजर क्लासेस होती हैं हमारे पास। मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स होते हैं, दीज आर द सिंपल शुगर्स होते हैं जिनमें एक जो है शुगर होती है, एक कंपोनेंट होता है। डाइसैकराइड्स होते हैं दैट कंटेन 2 मोनोसैकराइड्स, 2 मोनोसैकराइड्स मिलके डाइसैकराइड्स बनाते हैं। ओलिगोसैकराइड्स में 3 से 12 तक मोनोसैकराइड्स होते हैं और जो पॉलीसैकराइड्स होते हैं दैट कंटेन मोर देन 12 मोनोसैकराइड्स। यहाँ पे आपको मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड्स नज़र आ रहे होंगे। जो मोनोसैकराइड्स हैं उनमें एक सिंगल यूनिट है, डाइसैकराइड में 2 शुगर्स हैं और पॉलीसैकराइड में ये कंटिन्यू रहेगी चेन, मोर देन 13 होते हैं इसमें। अब मोनोसैकराइड्स होते क्या हैं, दीज आर सिंगल शुगर्स होती हैं, एक ही इसमें सिर्फ मोनोमर होता है और इनको फर्दर हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, इनको हम मज़ीद जो है छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। और मोनोसैकराइड्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको हम 2 बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं। एक तो इसका जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, यानी कि हमारा जो एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप होता है उसकी प्लेसमेंट की बेस पर, और दूसरा हम इनको क्लासीफाई करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट कंटेन्स, उसकी बेस पर। अब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप होता है C+O ग्रुप, और ये या तो कीटो ग्रुप होता है या एल्डिहाइड ग्रुप होता है। अगर ये जो कार्बोनाइल ग्रुप दैट इज़ अ कीटो ग्रुप तो वो हमारी कीटो शुगर होती है, कीटोज होती है, और अगर ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये एक एल्डोज शुगर होती है। अब एल्डोज क्या होती है कि इफ़ द कार्बोनाइल ग्रुप इज़ एन एल्डिहाइड द मोनोसैकराइड इज़ एन एल्डोज, और इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो चेन के एंड पर लगा होता है। जैसे आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि सबसे ऊपर एक एंड पर जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप लगा है। कीटोज, अगर जो कार्बोनाइल ग्रुप अटैच्ड है दैट इज़ अ कीटो ग्रुप तो ये कीटोज शुगर होती है, और इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो चेन के मिड में होता है। नेक्स्ट, आइसोमर्स, एपीमर्स एंड एनोमर्स। ये क्या चीज़ें होती हैं? आइसोमर्स होते हैं जिनका सेम केमिकल फार्मूला होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, यानी कि उसमें जो जो एटम्स हैं कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, उनका नंबर सेम रहता है लेकिन उनकी प्लेसमेंट डिफरेंट होती है, उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जैसे आपको इस डायग्राम में नज़र आएगा कि ये जो जितने भी दिखाए गए हैं ये डायग्राम्स, इन सब में
जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है उनका डिफरेंट है, स्ट्रक्चर सबका डिफरेंट हो रहा है, लेकिन केमिकल फार्मूला इन सब का सेम है। इन सब में जो है 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। नेक्स्ट एपीमर्स। एपीमर्स क्या होते हैं? एपीमर्स आर 2 मोनोसैकेराइड्स दैट हैव डिफरेंट कन्फिगरेशंस अराउंड 1 कार्बन एटम। इनके कोई भी एक कार्बन एटम होगा, उसके ऊपर जो हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्लेसमेंट है वो डिफरेंट होगी। जैसे ग्लूकोज और मैनोज की बात की है, C2 एपीमर्स हैं। सी मतलब सेकेंड कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी प्लेसमेंट डिफरेंट है एपीमर्स में। और जो एनोमर्स होते हैं वो भी एपीमर्स की एक टाइप होती है, लेकिन उसमें ये होता है कि एक स्पेसिफिक कार्बन पर जो कार्बोनाइल कार्बन होती है उस कार्बन पर जो कन्फिग्रेशन होती है वो डिफरेंट होती है। लेकिन अगर हम बात करें एपीमर्स की तो उसमें कार्बन स्पेसिफाई नहीं होती, किसी भी कार्बन पर जो कन्फिग्रेशन है वो डिफरेंट हो सकती है। अब इसमें आप इसकी डायग्राम देखें, अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के इसमें अल्फ़ा कार्बन पर इसमें है कन्फिग्रेशन और इसमें बीटा में है। तो C1 जो है इसकी वो एनोमेरिक कार्बन है जिस पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की कन्फिग्रेशन है वो दोनों में डिफरेंट आ रही है। और सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बेस पे, तो इसमें आ जाती है ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नेक्स्ट है कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनमें तमाम कार्बन एटम्स होती हैं वो एक सिंगल बॉन्ड के ज़रिए जुड़ी होती हैं आपस में, और उनके जो सारे जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं एक्सेप्ट वन दैट हैज़ ओ डबल बॉन्डेड टू इट। यानी कि सारी कार्बन्स के दरमियान में एक सिंगल बॉन्ड होता है और उसी कार्बन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, सिवाय एक कार्बन के जहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप आ जाता है। मोनोसैकेराइड्स विद 5 और मोर कार्बन एटम्स कैन फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर। जिनमें 5 या 5 से ज़्यादा कार्बन होती हैं उन वो जो है एक साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। जैसे ग्लूकोज है दैट इज़ अ हेक्सोज, तो उसमें 6 कार्बन होती हैं, वो एक उसकी चेन स्ट्रक्चर भी होती है और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होती है। जैसे आपको यहाँ पे ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। नेक्स्ट जो है जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये जो है ना 2 फॉर्म्स में पाए जाते हैं, या तो एल फॉर्म होती है या डी फॉर्म होती है। अब होता क्या है, जो डी ग्लूकोज होती है ना, जो प्लेन पोलराइज लाइट उसके ऊपर पड़ती है वो उस लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, लेकिन जो एल ग्लूकोज होता है ना ये उस लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। और डी ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा अबंडेंट होता है नेचर में, मोस्टली डी ग्लूकोज होता है, और एल ग्लूकोज जो है ना वो कम मिकदार में होता है, इतना अबंडेंट नहीं होता। अब ये जो डी और एल ग्लूकोज हैं आप अगर इनको देखें तो ये जो है एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं कि आप एक को इन्वर्ट कर लें तो दूसरा बन जाएगा। कॉमन मोनोसैकेराइड्स नेचर में कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स ज़्यादा पाए जाते हैं, इसमें हमारे जो है हेक्सोसिस आ जाते हैं। ज़्यादातर मोनोसैकेराइड्स में हेक्सोसिस इंपॉर्टेंट है, वो मोनोसैकेराइड्स जिनमें 6 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है और ग्लैक्टोज है। अब ग्लूकोज क्या है, ये एल्डो हेक्सोज है, इनकी 6 कार्बन एटम्स होते हैं इसमें, और इसमें एल्डो ग्रुप होता है, ये एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है जिसको एल्डो शुगर कहते हैं। और ये ग्लूकोज है ग्रेप शुगर होती है, ज़्यादातर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में भी पाया जाता है ग्लूकोज, और हमारे जो लिवर और मसल्स में भी ये ग्लूकोज है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लैक्टोज क्या होता है, ग्लैक्टोज भी एक एल्डो हेक्सोज है कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है और 6 कार्बन होते हैं इसमें। फ्रुक्टोज जो है ये कीटो हेक्सोज है, इसमें कीटो ग्रुप लगा होता है और 6 कार्बन एटम्स होते हैं टोटल। और जो फ्रुक्टोज होता है ये फ्रूट शुगर है हमारा। नेक्स्ट आ जाती है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ना ये रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, और रिड्यूसिंग शुगर एक ऐसी शुगर होती है जो एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करती है। यानी इस शुगर को जब हम एक अल्कलाइन सोल्यूशन जैसे बेनेडिक्ट सोल्यूशन होता है उसमें डालते हैं तो ये अपना जो है एल्डिहाइड या कीटोन बना देती है, और ये जो फ्री एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप होता है ये क्या करता है, ये ही इसको एक जो है रिड्यूसिंग एजेंट बना देता है। और इसमें सारा जो रिडक्शन प्रोसेस होता है इसमें जो क्यूप्रस आइंस होते हैं वो क्यूप्रिक आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो हमारी शुगर होती है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। इनके पूरा एक केमिकल रिएक्शन होता है।
जैसे इसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में आपको दिखाया गया प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं। डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? डाइसैकेराइड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोनोसैकेराइड्स बाय अ ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, यानी कि दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो एक डाइसैकेराइड बनता है। जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं और इनका जो बॉन्ड बनता है, आपस में जो लिंकेज होता है, उस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड कहते हैं। और इस बॉन्ड में होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल जो एक शुगर होती है उसके एनोमेरिक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है। एक मॉलिक्यूल के एनोमेरिक कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव होता है और दूसरे मॉलिक्यूल से दूसरी जो शुगर है उसमें से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होता है। एक से हाइड्रोजन और एक से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलता है और एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है और एज ए रिजल्ट उन दो शुगर्स के दरमियान में जो बॉन्ड बन जाता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये डायग्राम यहाँ पे मिसप्लेस हो गई है, मैं आपके साथ दोबारा से शेयर कर दूंगी। कॉमन डाइसैकेराइड्स। अब कॉमन हमारी नेचर में ज़्यादातर डाइसैकेराइड्स कौन कौन से पाए जाते हैं? तीन जो हैं वो ज़्यादा कॉमन आ जाते हैं। सक्रोज जो हमारी केन शुगर होती है घर में जो इस्तेमाल होती है, माल्टोज माल्ट शुगर होती है और लैक्टोज जो है वो मिल्क शुगर आ जाती है। सुक्रोज जो होता है ना, इसमें क्या दो कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं? इसमें अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज बने होते हैं। इनके अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज के मिलने से सुक्रोज बनता है और इन दोनों के दरमियान में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है वो अल्फ़ा 1 और 2 कार्बन के दरमियान में होता है। माल्टोज में क्या होता है कि ना अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, इनके दो ग्लूकोज मिलते हैं लेकिन एक ग्लूकोज अल्फ़ा होता है, एक बीटा ग्लूकोज होता है। एंड लिंक्ड बाय अल्फ़ा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लैक्टोज में क्या होता है कि ना एक बीटा लैक्टोज और दूसरा ग्लूकोज होता है, वो या तो अल्फा हो सकता है या बीटा हो सकता है और ये आपस में जुड़े होते हैं बीटा कार्बन 1 और दूसरे तरफ से जो है वो कार्बन 4, उन दोनों के दरमियान में बॉन्ड होता है। नेक्स्ट जो है सक्रोज का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C12H22O11। एक तरफ अल्फ़ा ग्लूकोज है और एक तरफ बीटा फ्रुक्टोज है। अब अल्फ़ा ग्लूकोज की अल्फ़ा कार्बन और इधर से जो बीटा फ्रुक्टोज है उसकी कार्बन नंबर 2, इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बना है। यहाँ से जो है एक तरफ से हाइड्रोजन और एक तरफ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हुआ है और दरमियान में जो है वो अल्फ़ा 1,2 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बन गया है। नेक्स्ट माल्टोज है, दोनों ग्लूकोज हैं, ये अल्फ़ा ग्लूकोज और दूसरी साइड पे बीटा ग्लूकोज है और दोनों के दरमियान में अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है। नेक्स्ट है लैक्टोज हमारे पास। लैक्टोज में जो है बीटा लैक्टोज और दूसरी तरफ अल्फ़ा या बीटा कोई भी ग्लूकोज हो सकता है। इन दोनों में जो है बीटा जो है 1,4 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड है, बीटा और 1,4, ठीक है। एक तरफ से कार्बन 1 पर और दूसरी तरफ से कार्बन 4 पर, तो एक तरफ से हाइड्रोजन दूसरी तरफ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा, दरमियान में वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और जो है एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड कहते हैं। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइसैकेराइड्स। अब डाइसैकेराइड्स भी रिड्यूसिंग होते हैं क्योंकि इनमें भी फ्री जो है कीटो या एल्डिहाइड ग्रुप होता है और वो जो है इसको रिड्यूसिंग एजेंट बनाता है इन शुगर्स को, डाइसैकेराइड्स को। लेकिन इनमें भी डाइसैकेराइड्स में सारे डाइसैकेराइड जो हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स नहीं होते। माल्टोज और लैक्टोज जो हैं रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं लेकिन जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, यानी कि ढेर सारे मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो आपस में जब जुड़ते हैं तो वो एक पॉलीसैकेराइड बना देते हैं। और दो टाइप्स के पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड द हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है, इनमें सारे जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो सेम होते हैं, एक ही तरह के होते हैं। लेकिन जो हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं इसमें जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं जो आपस में अटैच होकर एक पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। अब आप लोगों ने शायद ये पॉइंट नोट किया हो कि शुरू में जब हमने क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था तो हमने 4 टाइप्स डिस्कस की थी, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। लेकिन यहाँ पे जो है ओलिगोसैकेराइड्स नहीं है क्योंकि ओलिगोसैकेराइड्स जो हैं वो फिजियोलॉजिकली जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते
उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। और कॉमनली जो नेचर में पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं उनमें हमारे पास आ जाता है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड डेक्स्ट्रिन। और ये सारे जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये ग्लूकोज से बने होते हैं। जो स्टार्च होती है क्या होता है, पौधों में जो अपनी फूड है स्टोर करते हैं पौधे, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। इनके पौधों में जो भी शुगर स्टोर होती है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होते हैं। और जो सेलुलोज है ये प्लांट्स का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाता है, उनको सपोर्ट भी करता है, और स्ट्रक्चरल पार्ट जो है वो मेजर पार्ट होता है सेलुलोज पौधों में। और जो एनिमल्स होते हैं वो अपना जो फूड है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, अपने वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं हम मसल्स में और लिवर में। यहाँ पे डायग्राम दिखाई गई है आपको स्टार्च की, ग्लाइकोजन की और सेलुलोज की। इन सब की जो है ये सारे पॉलीसेकेराइड्स हैं, लेकिन इनमें थोड़ी सी कन्फिग्रेशन डिफरेंट होती है। अब मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनके प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस होता है। तो मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, इसलिए उनको हमने एक कैटेगरी में डाल दिया और दूसरी कैटेगरी में हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स आ जाते हैं। अब सबसे पहले है मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स में कार्बन एटम्स या जो उनके मोनोमर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसलिए मॉलिक्यूलर वेट उनका कम होता है। लेकिन जो पॉलीसेकेराइड्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उसमें शुगर की अमाउंट जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंड आ जाता है टेस्ट। मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स जो है वो स्वीट टू टेस्ट होते हैं, लेकिन जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो टेस्टलेस होते हैं। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, के वाटर सॉल्युबल होते हैं या नहीं होते। मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स की सॉल्युबिलिटी की जब बात की जाती है तो वाटर सॉल्युबिलिटी में मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में पूरी तरह से हल हो जाते हैं। लेकिन जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो पानी में पूरी तरह से हल नहीं होते, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन थ्रू मेम्ब्रेन्स, यानी कि जो हमने बात की थी ऑस्मोसिस की, और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो जो मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स होते हैं, बिकॉज दे आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स दे कैन पास थ्रू द मेम्ब्रेन। लेकिन जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं दे आर लार्ज मॉलिक्यूल्स हैविंग वेरी हाई मोलिकुलर वेट, सो दे कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़, जो हमने पीछे डिस्कस किया कि फ्री एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप जिन शुगर्स में होता है दे हैव अ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स यूजली they are reducing agents, but the polysaccharides they are non-reducing sugars, they do not have a reducing property। यहाँ तक आपका जो है कार्बोहाइड्रेट्स का एक ओवरव्यू लिया है हमने सिंपल सा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोनोसेकेराइड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद डाइसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स फर्दर हम इनको एक सीक्वेंस में लेके चलेंगे।